हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 12th का पॉलीमर चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। आइए हम सबसे पहले जानेंगे कि बहुलक होता क्या है। ये एग्जाम की दृष्टि से प्यारे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न इससे आएंगे। ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि बहुलक किसको कहते हैं, बहुलक को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आज मैं आप लोगों को बहुलक और इसका वर्गीकरण पढ़ाएंगे, मतलब व्हाट इज पॉलीमर और क्लासिफिकेशन ऑफ बहुलक, है ना। तो आइए आगे की बात करें। चलिए, पहला आपका कहा गया है कि बहुलक की परिभाषा, मतलब बहुलक कहते किसे है, मतलब बहुलक किसको कहते हैं, पॉलीमर किसको कहते हैं। तो आपको कहा गया है कि उच्च अनुभार वाले ऐसे यौगिक जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति बनाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, बहुलक या पॉलीमर कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है, आपका बहुलीकरण कहलाती है। मतलब कहने का मतलब है कि छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ी अणु का क्या करता है, निर्माण करता है। तो आपको यही कहा गया है कि छोटी छोटी इकाइयों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, वह बहुलक। और यह घटना क्या कहलाती है, पॉलीमर कहलाती है। मतलब बनाने की प्रक्रिया जो है आपका बहुलीकरण कहलाती है ना। चलिए यार, इसकी दूसरी परिभाषा हम जानते हैं। आपको कहा गया है कि जब छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तब यह बहुलक कहलाती है। तथा ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुलीकरण। मतलब उससे जो है थोड़ी आसान शब्दों में ये परिभाषा है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर लड्डू बनाना चाहते हैं, तो उस लड्डू बनाने के लिए आप क्या करते हैं, मतलब छोटे छोटे जो आपकी बूंदी होती जो छोटी छोटी क्या होती है, मतलब वो बूंदी होती है। उस बिंदु, अब उसको देखते होंगे तुम कि उसको एक जगह जमा कर लिया जाता है, और जमा करने के बाद वह एक अपना एक बड़ा सा शेप लड्डू का ले लेता है। तो समझ जाइए कि सेम उसी तरह छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु, मतलब एक बृहद अणु बनाता है, वह बहुलक। मतलब लड्डू बना, वह बहुलक हुआ। और लड्डू किस प्रक्रिया के द्वारा बना, मतलब किस प्रोसेस से बना, वही कहलाती प्रोसेस क्या, बहुलीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब आगे है इसका बहुलक का क्या, वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, पॉलीमर। तो आपने ऊपर में क्या देखा, आपने ऊपर में पढ़ा कि बहुलक किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने क्या किया, जाना। और अब आपके वर्गीकरण के बारे में विस्तार से हम क्या करेंगे, जानेंगे। और इसको मैं बताऊं, बहुलक को कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। मैं बात करूं तो बहुलक को कितने वर्गों में बांटे हैं, 4 वर्गों में बांटे। पहला आपका स्रोत के आधार पर, दूसरा आपकी संरचना के आधार पर, तीसरा आपका बहुलीकरण के आधार पर, और चौथा आपको आणविक बलों के आधार पर जो है हम क्या करेंगे, बहुलक को बांटेंगे, है ना। एग्जाम में अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पूछ रहा है तो आप किसी के आधार पर भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप चारों के आधार पर भी आप उसका वर्गीकरण करेंगे। पहला आपको कह रहा है कि स्रोत के आधार पर, किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर हम बहुलक का वर्गीकरण करेंगे। तो कहा गया है कि स्रोत के आधार पर बहुलक वर्गीकरण कितने वर्गों में, 3 वर्गों में बांटे हैं, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित, है ना। मतलब स्रोत के आधार पर बहुलक के कितने वर्गों में बांटे हैं, 3 वर्गों में, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्यारे आपको बनेंगे। चलिए, पहला कहता है किसके आधार पर मैं बांट रहा हूँ, प्राकृतिक बहुलक, है ना। कि प्राकृतिक बहुलक कहते किसको हैं, कहा कि ऐसे बहुलक जो जंतु तथा पादपों में पाए जाते, कहाँ, जो केवल जंतु में होंगे और पादप में पाए जाएंगे, तो क्या कहलाती है, वो कहलाएंगे आपका प्राकृतिक बहुलक। इसमें प्रोटीन, सेलुलोस, स्टार्च, प्राकृतिक रबर जो है प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल है। या कभी कभी आपको ये भी पूछा जाता है कि प्राकृतिक बहुलक किसका मोनोमर है। तो याद रखना कि प्राकृतिक बहुलक वह क्या है, आपका एक
पर का है। ठीक है, चलिए आगे बताया गया है संश्लेषित बहुलक। ये क्या है? कहा कि ऐसा बहुलक जो मानव के द्वारा या लैब में संश्लेषित किए जाते हैं, मतलब वो प्राकृतिक नहीं होते हैं, भगवान के द्वारा जो है नहीं बनाए जाते। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मानव के द्वारा। कहाँ पे? लैब में बनाए जाते, अर्थात बनाए गए वो क्या है? संश्लेषित बहुलक। जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक, नायलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी, संश्लेषित रबर, या आप टेफ्लॉन की बात कर सकते हैं, या यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक की बात कर सकते हैं, है ना। ये सभी आपका क्या बच्चे? संश्लेषित बहुलक है ना। इसको भगवान ने नहीं बनाया, है ना। ये प्राकृतिक रूप में आपको प्लास्टिक नहीं मिलेगा, पॉलीथीन नहीं मिलेगा, नायलॉन नहीं मिलेगा, नहीं पीवीसी, नहीं बेकेलाइट, न संश्लेषित रबर, ये सब प्राकृतिक रूप में नहीं मिलेंगे। ये सब कहाँ? मानव के द्वारा कहाँ बनाए जाते हैं? तो लैब में आपको संश्लेषित किया जाता है। चलिए आगे, अर्ध संश्लेषित। ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक में रासायनिक परिवर्तन क्या करेंगे? करके इसे बनाया जाता है। मतलब जो प्राकृतिक रबर होते हैं, जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं, उसमें क्या करते हैं? कुछ केमिकल जो है या कुछ रासायनिक परिवर्तन करके उसको बनाया जाता है, तो वह क्या कहलाती है? संश्लेषित बहुलक। जैसे कि आप सेलुलोज की बात कर ले, सेलुलोज नाइट्रेट, है ना, ये क्या है? या सेलुलोज एसीटेट, है ना, ये क्या है? आपका संश्लेषित आपका बहुलक है, जो प्राकृतिक में कुछ रसायन के द्वारा परिवर्तन करके बनाए जाते हैं। अब है वर्गीकरण के आधार पर, है ना। वर्गीकरण का प्रकार 4 प्रकार। कौन? प्रत्यास्था, रेशेदार, ताप समन्वय और ताप विरुद्ध बहुलक। मतलब थर्मोसेटिक प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, फैब्रिक पॉलीमर और इलास्टोपॉलीमर। आपने पढ़ा होगा, है ना। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इलास्टोपॉलीमर क्या है, या फैब्रिक पॉलीमर क्या है, या थर्मोसेटिंग क्या है, या थर्मो, है ना, प्लास्टिक क्या है, ये के बारे में हम जानेंगे। चलिए, पहला आपको कहता है प्रत्यास्था बहुलक, मतलब इलास्टोमर पॉलीमर के बारे में कह रहा है कि इनकी श्रृंखलाओं के बीच दुर्लभ अंतर बल कार्य करता है, अतः इनमें इलास्टोमर का गुण उत्पन्न होता है, परंतु ये गुण इनमें बहुत कम होता है। इलास्टोमर बहुलक अक्रिस्टलीय होता है। मतलब आपने देखा होगा इलास्टोमर के बारे में। इलास्टोमर का गुण क्या है कि आप अपना फोर्स लगाइए, आप जितना ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं उस पर उतना बल लगाइए, वह खिंचा जाएगा। जैसे ही उस पर से बल हट जाता है प्यारे, तो वह क्या था? अपनी पूर्ण अवस्था में, मतलब जिस अवस्था में पहले था उसी अवस्था में आते ही इलास्टोमर का गुण है। तो वही कहा गया है कि श्रृंखलाओं के बीच दुर्बल अंतर आणविक बल क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इनमें इलास्टोमर का गुण उत्पन्न हो जाता है। मतलब वही जैसे छोड़िएगा अपनी पहली अवस्था में आ जाएगा, परंतु ये गुण इनमें बहुत कम होता है। इलास्टोमर बहुलक क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलेगा कि इलास्टोमर जो है एक बहुलक किसका है? अक्रिस्टलीय होता है। आगे कहता है रेशेदार बहुलक। ये क्या है? मतलब रेशेदार बहुलक क्या है? कहा गया है कि इनके बीच लगने वाला अंतर आकर्षक आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध या द्विध्रुव होता है। इनके रेशे क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। मतलब रेशेदार बहुलक का कहना है कि बीच लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल हाइड्रोजन बंधन या द्विध्रुव का होता है। जैसे में नायलॉन 6 की बात कर ले, या डेक्रोन की बात कर ले, या आप नायलॉन 6 की बात भी आप कर सकते हैं, है ना। नायलॉन 6 का निर्माण किसको होता है? तो कैप्रोलैक्टम जो होता है, कैप्रोलैक्टम की रिंग टूटने से जो प्यारे नायलॉन 6 का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे आपको कहता है क्या? ताप समन्वय बहुलक के बारे में। ये क्या होता है? आपको कहा गया है, मतलब एक थर्मोप्लास्टिक आपने पढ़ा होगा, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पढ़ा होगा। मतलब ये ऐसा बहुलक है
ऐसा बहुलक गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाएगा। मतलब इसको बार बार, इसकी एक विशेषता मैं बताऊँ, इसको बार बार आप गर्म करके ठंडा कर सकते हैं और कठोर कर सकते हैं। फिर कठोर पदार्थ को फिर गर्म कीजिएगा, फिर ठंडा, फिर वो पिघल कर फिर वो गर्म कीजिएगा, फिर ठंडा। मतलब बार बार इसको आप मुलायम बना सकते हैं। किसको? ताप में बहुलक को, है ना। तो जिसको हम ऊष्मीय प्लास्टिक, इसका दूसरा नाम क्या है? ऊष्मीय प्लास्टिक होता है। ठीक है, तो ऊष्मीय प्लास्टिक का गुण ही वही होता है कि जो बहुलक गर्म करने पर मुलायम हो जाए, ठंडा होने पर कठोर हो जाए। फिर से अगर इसको गर्म करेंगे फिर से मुलायम हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगी तो फिर कठोर हो जाएगी। इसकी क्या है? उसमें प्लास्टिक का एक गुण है। इसमें कौन आ जाएगा? पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पीवीसी। पीवीसी का नाम क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। आपने इसका देखा होगा उपयोग, जब चापाकल में जो पाइप आप देखे होंगे कि नीचे जो लगाता है वह पाइप क्या होता है? पीवीसी ही होती है। पॉलीथीन तो सब आप जानते ही होंगे। पॉलीस्टाइरीन क्या है? पॉलीस्टाइरीन भी एक प्रकार का बुआ प्लास्टिक ही है, जो आप देखे होंगे कि बोतल का ढक्कन होता है ना, केबिन का आती होता है, वो सब इसी से जो है क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। अगला आपको कह रहा है कि ताप दृढ़ बहुलक, मतलब ऊष्मीय दृढ़ बहुलक की बात कह रहा है ना। ये क्या कहता है कि यह गर्म करने पर कठोर, अज्वलनशील, अगलनीय और अदहनशील पदार्थों में बदल जाते हैं। ऐसे बहुलक ताप दृढ़ बहुलक या आपका ऊष्मा दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। मतलब कहा गया कि एक बार अगर आप गर्म कीजिएगा, मुलायम होगा, उसको आप जिस रूप में ढालना इसे आप जिस रूप में ढालना चाहेंगे वह उस रूप में क्या हो जाएगा? आ तो जाएगा, मगर जैसे ही ठंडा होगी, कठोर हो जाएगी, तो आप उसको बार बार बदल नहीं सकते, है ना। ये क्या होते हैं? अदहनशील, ये जलता नहीं है, अगलनीय, गलता भी नहीं है, और क्या है इसमें कहा गया है कि अघुलनशील है, ये भी नहीं होगा, है ना। तो ये प्लास्टिक का गुण है, किसका? ताप दृढ़ बहुलक का, है ना। इसमें आपका क्या हो जाएगा? बेकेलाइट, ये तो फेमस, ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। आपको बार बार पूछता है कि ताप दृढ़ बहुलक अर्थात ऊष्मादृढ़ बहुलक का एग्जाम्पल कौन है, तो आपको कौन देंगे? बेकेलाइट और मेलामीन, यूरिया और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक, ये क्या है? आपका ऊष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। तो ये क्वेश्चन आता है आपका कि ऊष्मीय प्लास्टिक और ऊष्मा दृढ़ प्लास्टिक में क्या अंतर है। तो आप दो अंतर इसमें लगा सकते हैं। पहला कि ऊष्मीय प्लास्टिक का गुण क्या होता है कि एक बार गर्म कीजिएगा, वह ठंडा कीजिएगा, कठोर होगा, फिर से गर्म कीजिएगा, फिर वह मुलायम बन सकता है। मगर ऊष्मादृढ़ बहुलक में ऐसा नहीं है। ये क्या होता है कि एक बार गर्म करने के बाद अगर ये कठोर हो जाए तो फिर से इसको आप मुलायम नहीं बनाएंगे। ये क्या होते हैं? अज्वलनशील, ये जलेगा नहीं। मगर उसमें प्लास्टिक क्या होते हैं? वह जल सकते हैं, ये जलेगा भी नहीं, वह है ना। इसमें आपका बेकेलाइट इसमें आता है, मेलामीन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक, है ना। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक आप जानते भी होंगे, ये होता कौन है? जो सजावट वाली सामान, टेबल कुर्सी, इसमें लगाते हैं, जिसको हम माइका कहते हैं, सरमाइका, उसमें इसका प्रयोग करते हैं, है ना। ताप में क्या होगा? पॉलीथीन, आपका पॉलीस्टाइरीन और पीवीसी जो है, इसको जलाइएगा तो आप वैसा आ सकता है। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपने क्या पढ़ा कि बहुलक क्या है, बहुलक को कितने वर्गों में मैंने बांटा और किन किन रूपों में। आपने देखा कि बहुलक अनेक छोटे छोटे अणु मिलकर एक बृहद अणु बना रहा था, तो बहुलक कहलाया। इसमें हमने प्राकृतिक बहुलक पढ़ा, अर्ध संश्लेषित पढ़ा और संश्लेषित बना। जो संश्लेषित कहने का मतलब है कि मनुष्यों के द्वारा वह क्या प्रयोग, मतलब प्रयोगशाला में जो है वह बनाया गया था। और एक है कि जो प्राकृतिक बहुलक में कुछ रासायनिक परिवर्तन करके जो है बनाया, जिसको मैंने अर्ध संश्लेषित भी कहा। ऊष्मीय प्लास्टिक पढ़ा आपने, ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक पढ़ा, रेशेदार प्लास्टिक के बारे में भी आपने जाना। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।